लैरिंग्स के लिए सबसे पहला जो बात लिखना है, इसको हम बोलेंगे साउंड बॉक्स। ठीक। दूसरी बात, ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट, हाँ, बिटवीन या एट द जंक्शन ऑफ फेरिंग्स एंड ट्रैकिया, बिटवीन, या ऐसा लिख लो, एट द जंक्शन ऑफ फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। अब दूसरी बात ये दिमाग में आती है कि ये है किसका स्ट्रक्चर, फेरिंग्स का या फिर ट्रैकिया का। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, लैरिंग्स इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रैकिया। ये फेरिंग्स का मॉडिफिकेशन नहीं है, ये किसका मॉडिफिकेशन है, ट्रैकिया का मॉडिफिकेशन। एंड इसका जो कॉम्पोजिशन है वो आप लिखोगे, लैरिंग्स का जो किससे बना हुआ है वो लिखो, मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस। ये कार्टिलेज से बना हुआ है और इन्हीं कार्टिलेजेस को हमें समझना है। कार्टिलेजेस का शेप, नंबर और ओरिजिन, तीन बेसिस हमें बनाने हैं और तीनों के बारे में बात करना है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्टिलेज, अगर ये पूछा जाता है कि भाई लैरिंग्स में कितने नंबर ऑफ कार्टिलेजेस हैं, तो आपका आंसर होगा कितना, 6। कितने होने चाहिए, 6। अगर यही पूछा जाता है कि शेप के बेसिस पर कितने टाइप के कार्टिलेजेस हैं, तो वो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का शेप के बेसिस पर अगर हम बात करें तो कार्टिलेज अपना है 4 टाइप का, 4 टाइप्स की। चारों के नाम लिखो, थायराइड कार्टिलेज, दूसरा थायराइड के बाद लिखोगे क्रिकोइड कार्टिलेज, थर्ड एरेटिनोइड, कार्टिलेज, एंड लास्ट वन इज द, हाँ, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। ये 4 तरह के कार्टिलेजेस से मिलकर बना होता है। नाम अच्छा है सेंटोरिनी, तो याद भी रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। तो शेप के बेसिस पर कार्टिलेजेस कितने, 4, थायराइड, क्रिकोइड, एरेटिनोइड एंड सेंटोरिनी। इसमें से जो थायराइड कार्टिलेज है, इसके लिए लिख लेना इसी के सामने, दैट इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स। ये किसका है, ये लार्जेस्ट कार्टिलेज है, लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स। एंड ये एक इंपॉर्टेंट बात है, मतलब थायराइड कार्टिलेज का नाम जरूर याद रखना है। दूसरा लास्ट जो है, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी इज द स्मॉलेस्ट कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स। इसका साइज अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। एक और आपसे कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि इनकी ओरिजिन, जो कार्टिलेजेस की अगर हम बात करें तो कार्टिलेजेस की ओरिजिन के बेसिस पर 2 तरह के कार्टिलेजेस हैं। एक को हम बोलते हैं इलास्टिक, दूसरे को हाइलाइन।
वो जब हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि इनका मतलब क्या है। तो इनकी ओरिजिन के बेसिस पर पूछा जा सकता है कि ये जो चारों तरह के कार्टिलेजेस हैं, है ना, इनकी ओरिजिन कौन किस टाइप की है। तो पहले जो तीन हैं, ये जो पहले तीन हैं, थायराइड, क्रिकोइड और एरेटिनोइड, ये हाइलाइन कार्टिलेजेस से, मींस हाइलाइन कार्टिलेज से बने हुए हैं, हाइलाइन कार्टिलेज है। और लास्ट जो है वो आपका इलास्टिक कार्टिलेज है, वो अपन यहीं पे आगे हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो कौन कौन सा, थायरॉइड, क्रिकोइड एंड एरेटिनोइड, ये तीनों कार्टिलेजेस हैं हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं। और लास्ट जो है कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, ये जो है एक इलास्टिक कार्टिलेज है। कैसा कार्टिलेज है? इलास्टिक कार्टिलेज है। ठीक है, अब ये जो आपने नंबर लिखा था, टोटल नंबर ऑफ कार्टिलेजेस इन लैरिंग्स इज द 6, तो कौन कितना है वो इसी के सामने नंबर लिख लो। ये 1 है, ये भी 1 होते हैं, और ये 2 है, और लास्ट जो सेंटोरिनी है वो भी 2। तो टोटल नंबर ऑफ 6 हो गए, 2 और 2 4 और 2 ये 6। तो नंबर कौन किसका कितना है? थायराइड कार्टिलेज का नंबर 1 है, क्रिकोइड का 1 है, एरेटिनोइड कार्टिलेज 2 होते हैं, और कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी 2 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्टिलेज इनका शेप के बेसिस पर देख लिया, और ओरिजिन के बेसिस पर लैरिंग्स का जो टाइप है वो आपने कर लिया। इतनी तो बात आपको लैरिंग्स के बारे में समझ के रखनी है। इसके बाद नोट करके लिखो। अच्छा, कितने लोगों को एक वर्ड है फोन? सबको पता है? सबने सुना है फोन? अरे भाई, फोन नहीं सुना है? फोन, PHONE, ऐसा कोई वर्ड आपके जीवन में है? क्या होता है इसका मतलब? मोबाइल? वो तो अलग बात है, मोबाइल अलग चीज है, फोन अलग चीज है। साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस, उसको बोला जाता है फोन, है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। बायो में क्या काम है फोन का, है ना? ये आपने ये वाला वर्ड सुना होगा, या फिर इसी को आपने ये वाला शब्द दिया होगा। इसी को बोला जाता है लैंडलाइन फोन को ही टेलीफोन बोलते हैं। और अभी वाला जो आपके जीवन में है वो ये है। 2 ही टाइप का हो सकता है फोन, 2 ही टाइप का हो सकता है। अभी तक तो 2 ही है, बाकी देखो क्या होता है ना? इसके लिए आपको जो आपका साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, जब लैंडलाइन या टेलीफोन बोले दो, दैट कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन, और मोबाइल का मतलब होता है दे कैन चेंज देयर पोजीशन। और देख लो यहाँ सामने आपके लगा हुआ है। हाँ जी, अब बायो में क्या काम है वही तो, इसीलिए तो मैं इतनी देर क्या मैं पागल हूं जो समझा रहा हूं? आपके पास भी ये एबिलिटी है कि यू कैन प्रोड्यूस साउंड, नहीं है? है? अगर नहीं होता तो क्या कह जाते आप, है ना?
तो जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, यहां जो लैरिंग्स है, आपने अभी लिखा था साउंड बॉक्स, है ना, लैरिंग्स के लिए लिखना ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, एंड साउंड के प्रोडक्शन को जो प्रोडक्शन करता है ऑर्गन वो लैरिंग्स है अपने पास। और इसके लिए साउंड प्रोडक्शन के जो डिवाइस है उसके लिए हम फोन वर्ड यूज करते हैं, और ऐसे ऑर्गन के लिए हम लिखते हैं, या साउंड प्रोडक्शन को बोला जाता है एक्चुअली। ऑर्गन लिख दिया मैंने, हाँ चलो यहां मत लिखो, नीचे लिखो, साउंड प्रोडक्शन के लिए वर्ड लिखते हैं फोनेशन। क्या बोलते हैं? फोनेशन। तो जो हमारा साउंड प्रोडक्शन है उसका सेंटर कौन है? लैरिंग्स। तो फोनेशन सेंटर कौन है? लैरिंग्स। ये ध्यान रखना। अजी अभी वहां तक आ रहे हैं, वहां तक आ रहे हैं। इसी लैरिंग्स के पास दूसरा नोट में यही पॉइंट लिखेंगे, लैरिंग्स हैज, अब आपकी बात भी पूरी हो जाए, लैरिंग्स हैज टू वोकल कॉर्ड्स एंड दे कैन प्रोड्यूस, या दे प्रोड्यूस साउंड। अब आप कहोगे कि लैरिंग्स प्रोड्यूस करता है कि वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस करता है? लैरिंग्स हैज वोकल कॉर्ड एंड वोकल कॉर्ड कैन प्रोड्यूस साउंड। अगर लैरिंग्स नहीं तो वोकल कॉर्ड नहीं, और वोकल कॉर्ड है तभी आपका साउंड प्रोड्यूस होगा। और इन वोकल कॉर्ड्स का नाम क्या है? हाँ, एक को बोला जाता है ट्रू vocal cord and second one is the false vocal cord। जो फोनेशन का काम करता है वो है ट्रू वोकल कॉर्ड। साउंड प्रोडक्शन का काम है किसका? ट्रू वोकल कॉर्ड का। एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड जो है, इसी के सामने लिख लेना, ये क्या करता है? इट कीप मॉइस्ट टू द ट्रू वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड हमारा जो ट्रू वोकल कॉर्ड है उसको मॉइस्ट रखने का काम करता है बस। कीप मॉइस्ट to the true vocal cords। ये जरूर याद रखना, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो अब फोन का मतलब समझ आ गया कि बायोलॉजी में क्या जरूरत थी फोन, और आप सबके पास फोन है? अच्छा, इतना वर्ड, इतना टर्म क्लियर हो गया? जैसे कुछ क्वेश्चंस का जवाब देते चलो। यहां पे है लैरिंग्स किसका मॉडिफिकेशन है? ट्रैकिया का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर? फेरिंग्स, बहुत सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स? सेंटोरिनी, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स? थायराइड। एपिग्लॉटिस इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, वो भी लिख लेना, इलास्टिक कार्टिलेज। थायराइड, लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स इज अ थायराइड कार्टिलेज। आपने एपिग्लॉटिस लिखा था, एपिग्लॉटिस इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ। तो ये पूरी बात हो गई आपके
लैरिंग्स की कहानी खत्म। इतना पूरा याद हो गया। चलें एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिकैप कर लें। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल 2, नेजल पैसेज 2, है ना, इसलिए हमें क्या बोला जाता है, डायरेनस कंडीशन है ह्यूमन बीइंग में। उसके बाद नेजल चैम्बर, नेजल पैसेज और नेजल चैम्बर का अगर हम कॉमन फंक्शन की बात करें तो फिल्ट्रेशन ऑफ एयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ एयर, ऐसा कुछ आपने पढ़ा। उसके बाद आ गया आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ये हो गया था। फेरिंग्स डिवाइडेड इनटू 2 ट्यूब्स, जैसे आपने एक का नाम दिया, उसका अपनी बॉडी में पोजीशन वाइज अगर बात करें, ट्रैकिया वेंट्रली एंड ओइसोफेगस डोर्सली, ये हो गया। एंड ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया एंड ओइसोफेगस, ग्लोटिस एंड गलेट। ग्लोटिस इज कवर्ड बाय एपिग्लोटिस, दैट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। ये आप याद रखना, इलास्टिक कार्टिलेज जरूर याद रखना। वैसे अभी ये सारी चीजें ना मूवमेंट एंड लोकोमोशन, जब बोन एंड कार्टिलेज पढ़ेंगे तब और फिर से आएगा, ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। बॉडी में कार्टिलेजेस का प्रेजेंस भी आपको इससे समझ आ रहा है, नहीं तो आपको अभी एग्जांपल क्या पता था, वो ईयर पिन्ना ये कार्टिलेज है, नाक का टिप ये कार्टिलेज है, इसके अलावा भी कार्टिलेजेस हैं। लैरिंग्स देख लिया, एपिग्लोटिस देख लिया, अभी ट्रैकिया के ऊपर स्टार्ट होने जा रहा है। ट्रैकिया के ऊपर भी कार्टिलेजेस का एक रिंग प्रेजेंट होता है, हाँ, तो ऐसे कार्टिलेजेस और भी, और आपके जॉइंट्स पे भी कार्टिलेजेस हैं। तो अब बहुत सारी जगह कार्टिलेजेस आपकी बॉडी में हैं, वो हम देखेंगे। इतनी बात क्लियर है? अब चलें आगे। चलो अब हेडिंग बनाओ ट्रैकिया, या फिर इसी को आपने क्या नाम दिया था, विंड पाइप। हिसाब से नंबरिंग चल रहा है, क्या नंबर है इसका, हाँ जो भी होगा, है ना। ट्रैकिया, ट्रैकिया का दूसरा नाम ऑल्सो नोन एज, सबसे पहला जो नाम लिखोगे विंड पाइप। कंफ्यूज मत होना फेरिंग्स और लैरिंग्स या ट्रैकिया को लेकर। कॉमन पैसेज एंड फॉर फूड एंड वाटर, फूड एंड एयर सॉरी, तो फेरिंग्स ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं, विंड पाइप कहते हैं, ठीक है। इतनी बात याद आ गई। इसका जो पोजीशन है तो ये कहां पे है बॉडी में, वेंट्रली। इसका लोकेशन लिख लेना, ऐसे लिखो, लोकेशन वेंट्रल इन थोरैसिक कैविटी। अब स्केलेटन ले आए पर इसके बारे में और हम बात करते हैं। इसकी जो ट्रैकिया की एक जो जनरल या एवरेज डायमीटर है वो लिखो, क्योंकि ये ट्यूब है तो हम डायमीटर की बात करेंगे, लगभग 2.5 सेंटीमीटर। लेंथ की बात करें तो लगभग 12 सेंटीमीटर, और ये हम आपके मिड थोरैसिक कैविटी तक जाता है। थोरैसिक कैविटी क्या है, हाँ ये आ गया आपसे मिलने। अभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताता हूं क्या है, अभी बाकी थोरैसिक कैविटी को समझो। हमारा ह्यूमन बॉडी है वो 2 कैविटीज में डिवाइडेड है। अगर आप देखो इंटरनली हमें पता नहीं, ऐसा ही है कि ऐसा बीच में एक मसल्स का स्ट्रक्चर, इसे आप क्या बोलते हो, डायाफ्राम। डायाफ्राम के ऊपर के जो कैविटी है इसको बोला जाता है क्या, थोरैसिक कैविटी, और इधर की कैविटी को एब्डोमिनल। जिसको नहीं आइडिया है वो कहीं आप इसको नोट कर लो। बीच में जो इन दोनों को सेपरेट करता है डायाफ्राम। डायाफ्राम, ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करता है तो वो डायाफ्राम है। जो अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं या लंग्स की बात करेंगे आगे, तो वो भी आपका इसी थोरैसिक कैविटी में है। अभी हमने बात करी ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया हमारा जो है वो इसी थोरैसिक कैविटी में रन करता है, मिड थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी का अगर हम लगभग मिड लाइन देखेंगे तो वो कुछ यहाँ आएगा, यहाँ पे,
है ना। तो लगभग ये मिड थोरेसिक कैविटी तक आता है, नेक रीजन, नेक के सबसे लोअर मोस्ट पार्ट से लगभग मिड थोरेसिक रीजन तक आता है। और इसकी डायमीटर समझ रहे होगे, क्योंकि एक ट्यूब है, क्या है ये, एक ट्यूब है, तो डायमीटर होगा। और लेंथ आपके सामने है, लगभग 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है एक एवरेज एडल्ट में। ठीक है, इतनी बात हो गई। ये जो ट्रैकिया है, इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस, ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है फर्दर, ये आपको याद रखना। ये डिवाइड होती है 2 ब्रांचेस में थोरेसिक कैविटी में। अब मैं आपको बताऊंगा, इसको ध्यान से देखना। इधर मैंने एक जिक्र किया था सर्वाइकल वर्टिब्री का, किसका, सर्वाइकल वर्टिब्री का। सर्वाइकल वर्टिब्री आप कहाँ की होती है, नेक रीजन की होती है। कहाँ की होती है, नेक रीजन की होती है। एक पेंसिल देना, देखो यहां देख लो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन इज द 7, ये यहां तक। फिर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये सातों आपकी सर्वाइकल वर्टिब्री है, ये नेक बनाती है। क्या होती है, नेक वाले रीजन में। अब अगर पास से अभी इसको देख लेना, पास से देखोगे तो सब पे नाम नंबर करा हुआ है, T1 T2 T3 T4 T5 T6 एंड सो ऑन। ऐसे आपके पास है T12 तक। इसके बाद की जो वर्टिब्री है इनको कहा जाता है थोरेसिक वर्टिब्री, फिर लंबर, नीचे वाली लंबर, फिर आगे और सैक्रल होती है। वो अब थोरेसिक वर्टिब्री मींस वर्टिब्री के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी जो आपको याद रखना है, ये थोरेसिक वर्टिब्री का नंबर होता है 12। कितना, 12। जो हमारी ये ट्रैकिया है, ये 2 जो ब्रांचिंग हो रही है ना, 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, वो होती है इस T5 के लेवल पर। कौन से लेवल पर, T5 के लेवल पर। अब ये T5 जो है, इसका लेवल आपका लगभग यहां आएगा। इसको अगर हम वेंट्रली देखें तो वेंट्रल सरफेस ये होगा, तो ये लगभग यहां आता है, इस पोजीशन पे आता है। तो इस पोजीशन पे ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस, दैट इज नोन एज लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस, है ना। तो ये उसका लेवल क्या है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। नेक्स्ट पॉइंट यही लिख लो, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस, ये नाराज हो गया क्या, 2 ब्रांचेस एट 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। ये अंडरलाइन करके लिखना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि किस लेवल पर ये डिवाइड होता है। ठीक है, चलो आगे मिलते हैं, किस पॉइंट पे होता है। ठीक है, तो ट्रैकिया का डिवीजन किस पॉइंट पे होगा, 5th थोरेसिक वर्टिब्री। एक बात तो ये याद रखना, ये जो डिवीजन का पॉइंट है, दैट इज द 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, या फिर इसी को आप ये भी लिख सकते हो, मिड थोरेसिक कैविटी। मिड थोरेसिक कैविटी पे ये जाके 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिसे हम इनके रिस्पेक्टिव साइड का नाम रखते हुए, जैसे इसको हम बोलेंगे राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड दिस वन इज द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक,
यही ब्रोंकस प्राइमरी जो आपके लेफ्ट एंड राइट हैं अपने रिस्पेक्टिव लंग्स में एंटर करते हैं, मींस इसके बाद का जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज द लंग्स। इसकी जो ब्रोंकस है फर्दर इनका कई लेवल पर डिवीजन होगा, वो अपन आगे बात करते हैं किस में डिवाइड होगा प्राइमरी एंड ब्रोंकस या जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसके बारे में, ईच ब्रोंकस, ईच ब्रोंकस का मतलब यहां पे लेफ्ट हैंड राइट से है। ईच ब्रोंकस डिवाइड इनटू सेकेंडरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई। इन दोनों वर्ड में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ब्रोंकस क्या है? सिंगुलर वर्ड है। जब आपको किसी एक के लिए बात करनी है तो आप ये लिखोगे ब्रोंकस, है ना, सिंगुलर वर्ड है। इसी का प्लूरल वर्ड है ब्रोंकाई, तो ये कंफ्यूज मत होना। एक और वर्ड आपके सामने आया है कई दो बार, ये भी आप देख लो। ये जो वर्टिब्रा है दैट इज द सिंगुलर वर्ड, इसके लिए सिंगुलर वर्ड है। इसका प्लूरल वर्ड होता है वर्टिब्री। तो जब एक की बात हो रही हो तो आप सिंगुलर ही बोलोगे, और अगर एक से ज्यादा है तो प्लूरल। तो अभी लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस या राइट प्राइमरी ब्रोंकस ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि एक ब्रांच की बात हो रही है। अब अपन ने बात करी चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, प्राइमरी ब्रोंकस जो है, प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड करता है सेकेंडरी ब्रोंकस में। सेकेंडरी ब्रोंकस फिर से डिवाइड करेगा किसमें? टर्शियरी ब्रोंकस। इसका ये डिवीजन का पैटर्न यहां देख लेते हैं। ये कौन सा ब्रोंकस है? राइट। तो इसकी जो ब्रांचेस होंगी, ये राइट साइड लिखें या ना लिखें वो आप अपने साइड लिखोगे तो अच्छी बात है, बट मैं अभी लिख रहा हूं प्राइमरी ब्रोंकस 1 डिग्री को भी, ये प्राइमरी सेकेंडरी को, प्राइमरी को 1 डिग्री भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री भी लिख सकते हैं, टर्शियरी को 3 डिग्री भी लिख सकते हैं। प्राइमरी ब्रोंकस, इसकी ब्रांच जो है वो सेकेंडरी ब्रोंकस हो जाएगी, एंड सेकेंडरी ब्रोंकस की ब्रांचिंग जो होगी दैट टर्म्ड एज टर्शियरी ब्रोंकस। यहां तक बात समझ आ गई कैसे इनका डिवीजन होगा? प्राइमरी ब्रोंकस की ब्रांचेस सेकेंडरी, सेकेंडरी की ब्रांचेस टर्शियरी ब्रोंकस कही जाएंगी, एंड टर्शियरी ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, टर्शियरी ब्रोंकस अगेन डिवाइड इनटू ब्रोंकियोल। किसमें डिवाइड करेगी? डिवाइड्स इनटू ब्रोंकस। किसमें डिवाइड करेगी? टर्शियरी ब्रोंकस। वो भी ब्रोंकस सिर्फ नहीं लिखेंगे, टर्शियरी ब्रोंकस डिवाइड करेगी ब्रोंकियोल्स में। एंड अगेन ब्रोंकियोल्स का भी हमें डिवीजन का पैटर्न लिखना होगा। जो टर्शियरी ब्रोंकस की ब्रांचिंग होगी, ये टर्शियरी ब्रोंकस है, टर्शियरी ब्रोंकस की ये ब्रांचिंग, तो ये जो कही जाएगी दैट इज द प्राइमरी ब्रोंकियोल। क्या बोलोगे? प्राइमरी ब्रोंकियोल। ठीक है,
प्राइमरी ब्रोंकियोल की ब्रांचिंग सेकेंडरी ब्रोंकियोल एंड सेकेंडरी ब्रोंकियोल की ब्रांचेस को टर्शियरी ब्रोंकियोल। अब जो डिफरेंस है वो आप ध्यान से सुनना। अभी ब्रोंकस में क्या था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बस, लेकिन ब्रोंकियोल में प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शियरी ब्रोंकियोल के बाद भी डिवीजन होता है। टर्शियरी ब्रोंकियोल अगेन डिवाइड इनटू टर्मिनल ब्रोंकियोल। इसका जो ब्रांचिंग होगा, इसकी ब्रांचेस को बोला जाएगा टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल, यहां तक बनाओ। और एक बात मैं यही ऐड कर दूं, ध्यान से देखना जरा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जरा सा भी। अगर कंफ्यूजन रहा तो फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी। ये जो ब्रोंकियोल है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, कौन कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इसके लिए एक सिंगल टर्म यूज कर सकते हैं, दैट इज द टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल। देखो डिवीजन का ये अंडरस्टूड है, डिवीजन का पैटर्न यही होगा। टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल लिख दिया, लिखने का मतलब ये है कि टर्शियरी ब्रोंकस डिवाइड इनटू प्राइमरी, प्राइमरी ब्रोंकियोल डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकियोल एंड टर्शियरी ब्रोंकियोल। इतनी बात को हम एक टर्म से डिनोट कर सकते हैं। लास्ट जो होगा टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल की ब्रांच को बोला जाएगा टर्मिनल ब्रोंकियोल। इतनी बात क्लियर हो गई? लिखो, सारा इनसाइड द लंग्स है। अभी और आगे फर्दर इनका डिवीजन होता है, यहीं तक डिवीजन नहीं है, इसके आगे भी डिवीजन है, उसके बारे में भी बात करेंगे। मतलब ये सब कुछ आप जो कर रहे हो दैट अकर्स इनसाइड द। अब आगे एक पॉइंट नेक्स्ट लिखो, नोट करके लिखना और इसको मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट बना के लिखना। ध्यान से सुनना। ये अपन ने कहां से स्टार्ट करा हुआ है? ये कौन सा पार्ट है? ट्रैकिया। ट्रैकिया से स्टार्ट होकर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में टर्म बोलूं तो आपको बस इतना समझना है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, मोस्टली आप जा सकते हो सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स पर। इसके बाद कहां तक? प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स। ट्रैकिया से लेकर इनिशियल पार्ट ऑफ द ब्रोंक्यूल के ऊपर एक ऐसे सी से, मतलब हाफ, ये क्या है, एक डक्ट सिस्टम है। तो डक्ट के ऊपर आधे हिस्से, आधे डायमीटर पर सी शेप जिसे हम कहेंगे, कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स लगी होती हैं। वो भी कौन से सरफेस पर? बॉडी का ये वेंट्रल सरफेस है, पीछे डॉर्सल सरफेस है, और ये हमारी बॉडी में जो ये डक्ट है, मान लो इसको हम एज अ डक्ट नहीं मानते क्योंकि ये डक्ट जैसा है ही नहीं, कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल वो ले आना, तो भी है वैसे ही रहने दो। इसको हम, इसका आउटलाइन सिर्फ देखना है, आप इमेजिन करना है सेम डायमीटर से एज अ ट्यूब इसको इमेजिन करना है। तो मान लो कि आपकी बॉडी में ये वाला पॉइंट आप देख लो, ये ऐसे है, मतलब ये वाला पॉइंट बॉडी के वेंट्रल सरफेस की तरफ है और इसके जस्ट अपोजिट साइड वाला वो पीछे के साइड पे। तो ये जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है ना, वो वेंट्रल सरफेस पे लगी हुई है। कौन से सरफेस पे? वेंट्रल सरफेस पे, मतलब इधर से लगी हुई है इधर तक, बस सी शेप समझ रहोगे, है ना। जैसे आप जो आपके रूफ से ना पानी को नीचे लाने के लिए वॉल में ना एक पाइप लगती है, उसके ऊपर भी ऐसे ही लगता है सी शेप, एक एंगल सा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी लगता है। तो ये कंप्लीट रिंग नहीं है, इनकम्प्लीट रिंग होता है। कौन से सरफेस पे होता है ये इंपॉर्टेंट है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ होता है, क्या होता है, क्या काम है,
ये अंडरस्टूड लगभग हो जाता है इस एज पे। कौन से सरफेस पे होता है ये बताओ? वेंट्रल। कौन से सरफेस पे? वेंट्रल सरफेस पे होता है, ट्रैकिया के वेंट्रल सरफेस पे। जो भी और इनके जो फर्दर ब्रांचेस है जहां तक हम कह रहे हैं वो वेंट्रल सरफेस पे होता है। डॉर्सल सरफेस जो होगा वहां पे होता है मसल। वहां पे क्या होता है? एक मसल्स होती हैं जो ट्रैकिया और इन सब का डायमीटर इंक्रीज या डिक्रीज कराने में मदद करती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रैकियालिस मसल। वो आगे हम बात करते हैं। तो नोट करके लिखोगे, फ्रॉम ट्रैकिया टू इनिशियल पार्ट ऑफ bronchiole has incomplete cartilaginous। इनकम्प्लीट लिखने के बाद आप ब्रैकेट में चाहो तो ऐसे लिख लेना, कैपिटल C सेप्ड कार्टिलेजिनस ring on ventral surface। कौन से सरफेस पर? वेंट्रल सरफेस पर। अब इस कार्टिलेजिनस रिंग का फंक्शन क्या होता है? सी सेप्ड, ये जो आपने अभी लिखा कार्टिलेजिनस रिंग, कार्टिलेजिनस रिंग, इसका फंक्शन क्या है वो अपन नोट कर लेते हैं। इनका काम ये है, जो ये आपकी ट्यूब है इसकी वॉल, क्योंकि इस ट्यूब है, ये जो आपकी ये विंड पाइप है, ये तो आप समझ आ रहा होगा, ट्रैकिया के बाद एयर ही यहाँ पे ट्रेवल करता है पूरे स्ट्रक्चर में, क्योंकि इसमें एयर पास करता है। और एयर पास करने के वजह से ये कहीं कोलैप्स ना करें। क्या ना करें? इनकी वॉल कहीं कोलैप्स ना कर जाए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं होती इनकी वॉल में, तो ये कोलैप्स करने का डर होता है। तो उस कोलैप्सिजन को ये रोकता है कि वॉल, वो जो पूरी ट्यूब है उसकी वॉल आपस में कोलैप्स ना कर जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है कि जो एयर पास कर रहा है वो जो कोलैप्स कर गई। क्योंकि और एक बात याद रखना, ये पूरा जो पैसेज है इसकी इनर वॉल पर म्यूकस है, अगर कोलैप्स कर गई तो पूरी जो वॉल है वो चिपक जाएगी, हटाने में भी बहुत मुश्किल है, हटना भी बहुत उनके लिए बहुत टफ काम है। तो इसलिए कोलैप्स ना हो ये इनका रोल है। लिखो, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग का जो फंक्शन है वो यहाँ पे नोट कर लो, और बहुत बार ये सवाल मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेगा। फंक्शन में लिखो, इट प्रिवेंट collapsation of wall of respiratory tract। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसकी वॉल को के कोलैप्सिजन को ये रोकता है, जिससे एयर प्रॉपरली क्या कर सके, मूव कर सके, ट्रेवल कर सके। ये इनका मेन फंक्शन है। अब आ जाओ इसके आगे की ब्रांचिंग के बारे में। टर्मिनल क्या था? टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल के बारे में अपन और आगे बात कर लेते हैं। एक पॉइंट और लिख लो, मसल्स का नाम भी लिख लो यहीं पे, इसी नोट में ही लिख लो। नोट का ये फर्स्ट पॉइंट बना लो। सेकेंड पॉइंट में लिख लो, on the dorsal surface, on the dorsal surface muscle is trachealis muscles are present। muscles लिखना, muscles are present। अब ये कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये मसल का नेचर कैसा है, क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है
इस पे आपका कोई विल पावर काम करता है नहीं, करता है नहीं करता। ये मत सोच लेना कि हम थोड़ी देर सांस रोक लेते हैं तो हम अपने विल पावर से अपने इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को रोक लेंगे, नहीं रोक पाओगे। परमानेंटली रोक के दिखाओ, है हिम्मत? नहीं रोक सकते, खुद से तो नहीं रोक सकते, दूसरा कोई जरूर रोक सकता है, ठीक है। दूसरा वो मूवी में देखा ना, तकिया रख के जय श्री राम कर देते हैं कई लोग। तो ये जो मसल्स हैं इनका नेचर कैसा होगा? तो सेम वही बात है, इनवॉलेंट्री है, वॉलेंट्री मसल्स नहीं है, इस पे हमारा विल पावर काम नहीं करता। तो इन मसल्स का नेचर भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है, तो नीचे वहीं लिख लो इनवॉलेंट्री मसल्स। On the dorsal surface, trachealis muscles are present, which help in increasing and decreasing the diameter of respiratory tract during, अब जो वर्ड लिखने जा रहे हो वो थोड़ा सा ध्यान से लिखना, ड्यूरिंग फोर्सिबल वर्ड लिखते हैं, या फिर आप इसके लिए लिख सकते हो फोर्सफुल, फोर्सेबल या फिर फोर्सफुल ब्रीदिंग। फोर्सेबल ब्रीदिंग, फोर्सेबल ब्रीदिंग क्या होता है? फोर्सेबल ब्रीदिंग क्या होता है? एक नॉर्मल ब्रीदिंग जैसे अभी चल रहा है, नॉर्मली हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, लेकिन बाबा रामदेव के हिसाब से क्या होता है? खींचो जितना खींच सकते हो। वो सुट्टे के साथ भी करते होंगे अपने हिसाब से। फिर जितना मैक्सिमम इनहेल करना, दैट इज अ फोर्सेबल इनहेलेशन, और मैक्सिमम एक्सहेल करना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, दैट इज अ फोर्सफुल क्या होगा? एक्सहेलेशन। तो ये फोर्सफुल ब्रीदिंग कहा जाएगा, वो आगे अभी हम बात करेंगे क्या है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब आगे इसके आगे की ब्रांचिंग के बारे में बात करते हैं। चलो, टर्मिनल ब्रोंकियोल, मैं इसको अभी रेज कर रहा हूं, आपकी कॉपी पे रहना चाहिए, मैं टर्मिनल ब्रोंकियोल के आगे ले चलूंगा आपको। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स का जो फर्दर डिवीजन है वो किस में होता है वो लिखो। टर्मिनल ब्रोंकियोल का जो ब्रांचिंग है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल की ब्रांचेस को बोला जाएगा एल्वियोलर डक्ट। क्या बोलेंगे? एल्वियोलर डक्ट। प्रॉब्लम यही शुरू होती है, बट प्रॉब्लम नहीं आने देना है। एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट की ब्रांचिंग को एट्रिया। एट्रिया वर्ड कहां कभी सुना है? किसको बोलते हैं एट्रिया? और ऑरिकल्स का नाम सुना है? ऑरिकल्स का दूसरा नाम है एट्रिया। एट्रिया के बाद आपका आता है एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक, एंड एल्वियोलर सैक हैज एल्वियोलाई। अभी आपको 10th में क्या बताया गया था? साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज द एल्वियोलाई। यहां कुछ और होने वाला है। हाँ, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर यहां तक ये आपको बताया था, और सबको नहीं शायद पता होगा, नहीं तो वैसे इन जनरल यही पता होता है। एल्वियोली इज द
साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखो, मैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल का आपके पास डायग्राम था, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक मैं उसके आगे का डायग्राम इधर से ड्रॉ करता हूं। ये हमने मान लिया कि ये कोई टर्मिनल ब्रोंक्यूल है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल की ब्रांच क्या बोलोगे? ये हो जाएगी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। इसका नाम जरूर लिखना, नहीं तो कहीं कोई इसको ट्रैकिया समझ ले। इसका क्या नाम था? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल की ब्रांच को क्या बोला? एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट की जो ब्रांचेस हैं, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहां पे ध्यान देना है। एल्वियोलर डक्ट की जो ब्रांचेस हैं, जिसे नाम दिया जाता है एट्रिया। अभी तक क्या देखा कि जैसे कोई टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस। आपने जितनी भी ब्रांचिंग करी है कि एक कोई डक्ट फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, फर्दर 2 ऐसे चल रहा है। लेकिन ये जो एल्वियोलर डक्ट है, it divides into more than 2 branches, and that branch is termed as atria। इनकी ब्रांचेस को ही हम क्या बोल देंगे? एट्रिया। कितनी हो गई? 1 ये, 2 ये, 3 अपन ने यहां बना दिया। इसको बोला जाएगा एट्रिया। मीन्स एल्वियोलर डक्ट की ब्रांचिंग जो होती है, दैट इज अ मोर देन 2। इसकी ब्रांचेस 2 से ज्यादा होती हैं, ये इनकी स्पेशल बात है। अब इसके बाद इनकी ब्रांचेस को क्या बोल दिया? एट्रिया। एट्रिया के पास अपना एक सैक जैसा, हर एक एट्रिया के पास अपना एक सैक जैसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या? alveolar sac। An alveolar sac has cluster of क्या? alveoli। यहां तक आपको बात समझनी है। alveoli, ठीक है। अब इस एल्वियोली, सिर्फ एल्वियोली ही, या फिर आपने एयर सैक लिखा होगा या फिर एल्वियोली लिखा होगा, गैसेस एक्सचेंज का साइट, ऐसा नहीं है। वो अपन कल बात करेंगे। कहां तक सिर्फ कंडक्टिंग जोन है जो गैस का कंडक्शन करता है, कहां कहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आपका एक काम है, वो ये है कि पूरे पैसेज का, जैसे अपन ने ट्रैकिया से स्टार्ट करा एंड लास्ट वन इज द एल्वियोलाई, एक पूरा पेज लेना और स्टार्टिंग टू एंड तक एक डायग्राम बना के लाना एक साथ।